राहुल जी आपकी बारी है। और राहुल जी, क्या आप इस तुलना से सहमत हैं जो आशुतोष ने की? नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तरह हो गए हैं राज्यों के चुनाव के लिहाज से। नहीं नहीं, पहली बात तो मेरा मानना यह है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, पहले तो ये कह दूं। दूसरे, ये मानना कि कोई भी सारे चुनाव एक व्यक्ति और एक कारण से हारे या जीते जाते हैं, मैं समझता हूं हम में से कोई भी इस पर सहमत नहीं होगा। मोदी हो या राहुल गांधी हो या कोई और हो, वो चुनाव हार जीत में एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं होता। तो केवल हम इन दोनों के नाम और इन दोनों के अपने अपने प्रभाव के आधार पर ही अनुमान लगाएंगे तो वो जाहिर है कि व्यवहारिक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो कई बार हमने देखा है कि मोदी जी का जादू कई जगह चला है, कई जगह नहीं चला है। उससे हम इतना ही निकालेंगे कि जब तक स्थानीय स्तर पर आपकी स्थिति मजबूत नहीं है, संगठन एकजुट नहीं है, वहां पर आपके सारे नेताओं में आपसी खींचतान नहीं है, सब पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, विपक्ष में बहुत मजबूत नेता और नहीं है, उनकी तैयारी थोड़ी सी कम है, वहां पर चाहे वो राहुल गांधी हो, उनकी कांग्रेस हो या मोदी और बीजेपी हो, वहां पर हार जीत हो सकती है। केवल एक कारण से कुछ होता नहीं है। तो मैं इस पूरी थ्योरी में यकीन नहीं करता। और हम जानते हैं कि कई जगह जहां ये सारी चीजें होती हैं, जहां जमीनी मजबूती होती है, कार्यकर्ता एकजुट होते हैं, संगठन में थोड़ी वो अंतर्घात नहीं होता है, वहां पे मोदी जी के भाषणों का असर होता है। ये भी हमने देखा है, कई जगह 7 से 8% तक असर देखा गया है, ऐसा बात के सर्वेक्षणों में आया है। राहुल गांधी अभी जो स्थिति है उसमें अगर तुलना उनकी हम मोदी से करेंगे तो वो थोड़ी सी असमान तुलना हो जाएगी। अभी मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर पर वो अभी अपनी लोकप्रियता और प्रभाव के उस स्तर पर पहुंचे हैं जहां पर मोदी पहुंच चुके हैं। ओके, अब हाँ। इसलिए हाँ, कुछ बताइए। जी हाँ आशुतोष, मैं यही कह रहा था ना। देखिए, नरेंद्र मोदी अपने दम पर बहुत सारे चुनाव जिता चुके हैं। राहुल गांधी ने, आपको लगता है कि अपने दम पर क्या आज तक कोई चुनाव जिताया है, या फिर जो चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में या राहुल की कांग्रेस ने जीते उनके टॉप लीडरशिप में आने के बाद, वो क्षत्रपों की वजह से जीते? ये भी तो है। मानक, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बात इतनी विवादास्पद हो जाएगी। मैंने तो कहा कि आपका कार्यक्रम थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाए। हाँ। देखिए, 2-3 चीजें, मैं जो बात मैंने कही, मैं कोई बात गंभीरता से कहता हूं, मैं ऐसे हवा में कोई बात नहीं कहता। हाँ। विराट कोहली बहुत बड़े कप्तान है, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट का नाम आएगा तो उनको पता चलेगा उनके नाम के आगे एक भी चैंपियनशिप नहीं है। एक भी चैंपियनशिप वो भारत को नहीं जिता पाए। सचिन तेंदुलकर दुनिया के क्रिकेट के इतिहास के 3 सबसे बड़े बल्लेबाजों में उनका नाम आएगा, लेकिन वो भी 0 पर आउट होते हैं। और क्रिकेट के आखिरी 4-5 साल में तो उनकी जो हालत थी, लोग कहने लगे थे कि उनको टीम में नहीं रहना चाहिए। तो एक जमाने में कप्तानी में उनका भी रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर का भी कोई ग्रेट नहीं है, बहुत खराब है। नहीं, कप्तानी छोड़ी उन्होंने। हाँ। रोते हुए कप्तानी छोड़ी थी। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में किम ह्यूज ने कप्तानी छोड़ी थी, इंग्लैंड के अंदर डेविड गॉवर ने कप्तानी छोड़ी थी और गूच को कप्तानी दी थी, और डेविड गॉवर ने और जो किम ह्यूज थे उन्होंने एलन बॉर्डर कप्तानी दी थी, और सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ी थी। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो स्थिति पैदा हो गई है, उसमें अगर आप ध्यान से देखिए, सिर्फ ध्यान से देखिए, तो आपको बीजेपी के अंदर इंडिसाइसिवनेस दिखाई पड़ रही है। मेरा कहना यह है कि अगर विजयराजे सिंधिया को अगर आप नेतृत्व नहीं देना चाहते तो 1 साल पहले हटा देते, शिवराज सिंह चौहान को 1 साल पहले हटा देते, रमन सिंह को 1 साल पहले हटा देते, नई लीडरशिप वहां खड़ी करते, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड के अंदर किया। आप धामी को लेकर आए थे ना, आपने 3 मुख्यमंत्री बदले थे ना, तो क्यों नहीं आप सुधा राजे सिंधिया को, रमन सिंह को और इनको हटा के नई लीडरशिप को, आप वी डी शर्मा को खड़ा करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को खड़ा कर देते मध्य प्रदेश, नहीं कर पाए ना आप। ये क्या दर्शाता है? दूसरी बात यह है कि अब बीजेपी के अंदर वो छटपटाहट शुरू हो गई। मैंने कहा कर्नाटक इसका बड़ा भारी एग्जाम्पल है कि जहां पर स्थानीय बड़े नेता, और जब मैंने आपको उदाहरण दिया था गौड़ा का, तो गौड़ा बीजेपी के अंदर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सेंटर की दादागिरी है, इससे नुकसान हो रहा है। आपने जेडीएस के साथ गठबंधन कर दिया और किसी को पता ही नहीं है, लोकल लीडर को आपने, ये बिल्कुल वही स्थिति है जो कांग्रेस के साथ हुआ करते। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी क्यों बर्बाद हुई? इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि वीरेंद्र पाटिल को 1990 में राजीव गांधी ने हवा में सैक कर दिया था। और आंध्र प्रदेश के अंदर इसी तरीके से आपने टी.एन. जैया को हवा में कर दिया था। तो जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं
जड़ों से कटते हुए जा रहे हैं। और ये यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी आज की तारीख में दिखाई पड़ रही। मैं ये नहीं कर, और दूसरे एक बात मैं बता दूं, आरएसएस के बारे में बहुत भ्रम है कि आरएसएस चुनाव जिता देता है। आरएसएस अगर चुनाव जिताने की हैसियत रखता तो 2014 के पहले सारे चुनाव जिता देता। उनके सरकारवा सरसंघ चालक अगर बैठ रहे हैं तो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी दयनीय, कितनी कमजोर है। आरएसएस कभी भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकता, उन्हें जिता पाया आज तक। 2004 में जब लोग तुलना करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता या सोनिया गांधी, तो कोई तुलना नहीं थी। मैं राहुल जी की इस बात से पूरी तरह डिसएग्री करता, कोई तुलना नहीं थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी 137 सीट लेकर आई और सोनिया गांधी की पार्टी 145 सीट लेकर आई और 10 साल शासन किया। और मनमोहन सिंह की तुलना अगर आप लाल कृष्ण आडवाणी से करेंगे इतिहास में, तो लोग कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी के सामने मनमोहन सिंह कोई नेता ही नहीं है। लेकिन 2009 में 65 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 145 से बढ़ के आ गई थी 204 सीटें। तो अब जो हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है और पिछले चुनाव में जो वोट मिलते हैं, अगर उसको जोड़कर अगर हम हिसाब लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 100% चारों चुनाव हारेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन अगर वो नए सिरे से अगर एनालिसिस करेगी, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने वोट दिया वो आपके कोई कैप्टिव वोटर तो है नहीं, कोई हॉस्टेज तो है नहीं, किस बार भी वोट देंगे। तो ये जो एनालिसिस का तरीका है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए के अपने रणनीतिकारों के लिए आत्मघाती साबित होगा। और मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर चुनाव को बड़ी चुनौती के तौर पर लेते हैं, इसलिए उनका अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मिदास टच भी कभी कभी आपका टच जो है गायब हो जाता है। बहुत इस मैंने कहा ना, सचिन तेंदुलकर भी 0 पर आउट हुए। लास्ट इनर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन आखिरी पारी खेल रहे थे, अगर 4 रन बना लेते तो उनका क्रिकेट का एवरेज 100 का होता, 99.4 का था। आखिरी इनिंग में पहली गेंद पे 0 पर आउट हुए। एरिक विलिस नाम का बॉलर था। 99.4 100 तो हिस्ट्री भी अपने हिसाब से न्याय करती है, लॉ ऑफ एवरेज चलता है। अब सब समझ गए होंगे कि आशुतोष मैच क्यों देखना चाह रहे थे आज का। विजय त्रिवेदी, विजय जी, आशुतोष का जो विश्लेषण है उसमें जो उन्होंने कहा कि ये सेंटर की या टॉप लीडरशिप की दादागिरी होती है, मतलब कहने का कि इनडिसाइसिवनेस भी है, अपने मनमर्जी से फैसले लेना। जैसे वसुंधरा राजे को आगे ना करना, किसी को नहीं पता क्यों। शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया, किसी और को भी आगे नहीं किया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को आगे नहीं किया। इसके पीछे वजह क्या है विजय त्रिवेदी? कौन सी ये स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आपने तो बीजेपी की पॉलिटिक्स को दशकों कवर किया है। आपने विजय जी आपने म्यूट किया है शायद। मानक जी, मुझे इसमें आशुतोष जी ने जिस तरह से व्याख्या की है बहुत ठीक से की है, लेकिन इनडिसाइसिव शब्द ठीक नहीं लगा मुझे। वो डिसाइसिव है, ये अलग बात है कि हमें पसंद नहीं, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में भी पसंद। ये फैसले इनडिसाइसिव सेंट्रल लीडरशिप के फैसले नहीं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या जो भी लोग पार्टी हाईकमान में जिन्होंने फैसले किए, उन्होंने तय किया कि वसुंधरा जी को नहीं लाना, और ये 6 महीने से इस पर पूरी एक्सरसाइज हो रही थी। शिवराज जी के लिए तय किया गया कि उनको नहीं ला रहे। ये पहली बार हो रहा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो 18 साल से काम कर रहा है और उसको आपने नहीं लेकर आए हैं। रमन सिंह जी पहले से ही आउट है, तो ये फैसला किया गया। अब ये फैसला ठीक है कि नहीं है, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि जो पार्टी वाजपेयी जी के वक्त में कलेक्टिव लीडरशिप से चलती थी, वो अब ब्रह्मास्त्र की तरह से चल रही है, एकल ब्रह्म की तरह से चल रही है। कि आपने जो फैसला किया, लीडरशिप ने जो फैसला किया, उसे आपको मानना है। ये ठीक है कि नहीं है? और इसका ये भी ठीक है कि उसका जो क्रेडिट है, डिसक्रेडिट है, वो उनको लेने के लिए वो तैयार है। उसका फैसला वो खुद लेंगे। उसका जो श्रेय मिलेगा, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब भी, हारती है तब भी, दोनों तरह से। ठीक है, तो इसलिए वो इनडिसाइसिव कोई फैसला नहीं है, उन्होंने तय किया। और ये भी उनकी स्ट्रेटेजी में कि भाई शिवराज जी को हटा दिया तब किसी और लीडर को लाएंगे कि नहीं लाएंगे। ये भ्रम तो हमें लगता है ना, उनको नहीं लगता। उनको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी हमारी काम करेगी, ठीक से काम करेगी। ये हो सकता है, पर ये स्ट्रेटेजी विजय जी, ये स्ट्रेटेजी है क्या? यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी का, हाँ, इस स्ट्रेटेजी पर मैं, ये स्ट्रेटेजी जो पहली बात मुझे समझ में आई इतने लंबे समय से बीजेपी को देखते हुए, एक तो वाजपेयी युग का पूरी तरह से कह लें अनौपचारिक अवसान हो गया, अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब वाजपेयी जी के जो युग के लीडर्स हैं, राजनाथ जी को छोड़ दें तो वो, उनको मैं क्षत्रप नहीं मानता, कोई स्टेट के लीडर नहीं है, वो अलग है। इसके अलावा अब कोई लीडर नहीं है, शिवराज जी नहीं है, रमन सिंह जी नहीं है और वसुंधरा जी नहीं है, और राज्यों में तो कोई लीडर बचा ही नहीं है। तो अब ये पूरी बीजेपी मोदी अमित शाह जी की बीजेपी है। ठीक है, अब ये आपको पसंद हो नापसंद हो ये अलग बात है, लेकिन ये साफ साफ तय दिखाई दे रहा है।
इसका दूसरा रिपरकशन यदि हम हिस्ट्री से देखें तो कांग्रेस में भी जो सेंट्रल लीडरशिप ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, जिसका नुकसान कांग्रेस अब झेल रही है। छत्रपों की जरूरत तब होती है जब पार्टी कमजोर होती है। सरकार में होते हैं तो कोई को भी बना दीजिए, चली जाती है, जीती जाते हैं आप। जब आप हारने लगते हैं तब आपका नुकसान होता है, और तब ये सारी चीजों की ताकत जो है काम में आती है कि वसुंधरा जी कहाँ हैं, रमन सिंह कहाँ हैं। आज आप छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हम सब लोग, तो क्यों नहीं हो रही है? रमन सिंह जी तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे। और मैं इस बात को भी नहीं मानता कि जो हम आज शिवराज जी के लिए कह रहे कि 18 साल बाद वो फटीक हो गया और अब नया चेहरा देखना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो 1995 से गुजरात में रही है, और वहां की पूरी पीढ़ी ने नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं सुना, और वो उनकी ताकत बन गई। वो फटीक नहीं है। गुजरात में आप चले जाएं तो वो भूपेंद्र को बनाए, किसी को बनाए, लेकिन जीत रही है ना पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम, क्योंकि वहां की जनरेशन ने, गुजरात की जनरेशन, वोटर जनरेशन देखूं तो 3 जनरेशन हो गई है जिसने नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नाम नहीं सुना। एक ये बड़ा काम। एक चीज मैं छोटी सी और जोड़ना चाहता हूं। अभी जिक्र हुआ कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना की बात हुई, इसको मैं दोनों तरह से डेरोगेटरी मानता हूं। कि मैं राहुल गांधी को, मतलब यदि आप कहें कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी हो गए, तो यदि आप राहुल गांधी को कमजोर तरीके से साबित कर रहे हैं तो मैं इसे डेरोगेटरी मानता हूं। नरेंद्र मोदी जी के लिए भी यदि आप कर रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी, यदि आप राहुल गांधी को कमजोर मान रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए मैं ऐसी तुलना नहीं करता। एक चीज और बताऊं कि अभी राहुल गांधी जी का जिक्र हुआ कि वो पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो चुनाव हार गए अपने अध्यक्ष रहते हुए। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष थे, नई पार्टी के, 1980 से 84 तक। वो ग्वालियर का चुनाव हार रहे थे। तो चुनाव हारना जीतना तो चलता रहता है। अभी डॉन ब्रैडमैन की चर्चा हुई, 0 पर हार जाते हैं या आउट हो जाते हैं, या सचिन 0 पर आउट हो जाते हैं, तो वो क्या कभी उसे आप बड़ा बैट्समैन नहीं मानेंगे जिंदगी में, बड़ा क्रिकेटर नहीं मानेंगे? फिर तो आप भारत रत्न मत देते, क्योंकि सचिन ने बहुत बार 0 पर आउट हुए हैं। तो एक पारी, एक चुनाव, एक विधानसभा चुनाव किसी को न तो बड़ा नेता बनाता है न छोटा बनाता। और चुनावों के हारने से मैं इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे बड़े नेता, बल्कि देश में भी सबसे 2 बड़े नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी। 1952 से 1996 तक चुनाव हारने के अलावा कोई काम नहीं किया पार्टी। तो क्या आप उन्हें कमजोर नेता मानते हैं? उन्होंने जितनी लंबी चुनावी लड़ाई हार के लड़ी है, वो उन्हें सबसे बड़ा नेता बना। मैं इसको राहुल गांधी की तुलना में नहीं कर रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, उस पर क्या काम हो रहा है। और ये कहना कि नोटा की वजह से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो मेरा अपना इलेक्टोरल एनालिसिस ये होता है कि नोटा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कन्वेंशनल वोटर के साथ नहीं चलता। नोटा का कॉन्सेप्ट ही केवल यूथ जो वोटर है ना, मोटे तौर पर उसने एक्सेप्ट किया। वो मुझे भी पसंद नहीं करता, आपको भी पसंद नहीं करता, लेकिन वोट देना है, सबने प्रेशर किया तो वो नोटा पर चला जाता है। कन्वेंशनल वोटर जिसे आप कहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगा, कांग्रेस को वोट नहीं देगा, लेकिन नोटा पर नहीं जाएगा, वो घर ही बैठ जाएगा। जो बहुत बार होता है कि जो आपका वोटर टर्नआउट है वो कम हो जाता है। कन्वेंशनल वोटर कभी नोटा के लिए नहीं जा रहा। वो यंग वोटर है जिसने अभी अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेशन शुरू किया है और उसको नहीं पसंद आते आपके चेहरे, तो वो वहां पर जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कांग्रेस का फिर से वही बात है कि शिवराज जी के लिए किसी ने कहा ही नहीं, मेरे ख्याल से सब लोगों ने कहा कि शिवराज जी बड़े लोकप्रिय नेता है, लेकिन शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को नहीं जची अभी तक। ओके विजय जी, वो जो आप आशुतोष के एनालिसिस के बारे में कह रहे थे डेरोगेटरी है, वो राहुल गांधी को छोटा नेता नहीं बता रहे थे। आशुतोष खुद जवाब भी देंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं 2 लाइनें, आशुतोष जवाब देंगे। वो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह राहुल गांधी के नेतृत्व में राज्य के बाद राज्य कांग्रेस हारी, उसी तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के बाद राज्य बीजेपी हार रही है और उनका जादू वहां पर नहीं चल रहा है। आशुतोष बोलिए, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं जो बात, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उसको इतना मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह था कि जो राहुल गांधी को लेकर जो एक परसेप्शन बनाया गया, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड 2018 तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय आज तक चैनल पे ऑन रिकॉर्ड मैंने इस बात को कहा था और रिजल्ट के पहले कहा था कि मोदी इज द मोस्ट ओवर एस्टिमेटेड लीडर और राहुल गांधी इज द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड लीडर। मैंने यह बात उस संदर्भ में कही थी जबकि नतीजे भी नहीं आए थे। मैंने जो बात कही थी कि जो पॉपुलर परसेप्शन राहुल गांधी को बनाया गया उसके संदर्भ में
कि राहुल गांधी का भी जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है वो भारत के बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट पत्रकार नहीं करते, और मोदी का भी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस देश के अंदर उनके जाने के बाद ही हो पाएगा। उस संदर्भ मैंने कहा था, मैं बिल्कुल राहुल गांधी को कोई कमतर नेता नहीं मानता हूं, और मैं जानता हूं कि राहुल गांधी ठीक है चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वो भी इस देश के एक सम्मानित नेता है, जैसे नरेंद्र मोदी इस देश के सम्मानित नेता है। मैं बिल्कुल उनको डेरोगेटरी संदर्भ में, अगर किसी ने मेरी बात को गलत समझा है तो मैं उसके लिए कहता हूं कि हमारी प्लीज इसको इस राइडर के साथ समझे कि जो पॉपुलर परसेप्शन, जो इमेज बनाने की कोशिश की गई, जिसे पप्पू बताने की कोशिश की गई थी, मैं उस संदर्भ में फिगरेटिवली बात कर रहा हूं। ओके, ऑल राइट। रशीद किदवई, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना अगर राज्यों के परफॉर्मेंस के हिसाब से की जाए, रशीद किदवई, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दो नेताओं की और उनके राजनीतिक दलों की, सबकी देश की परिस्थिति, सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल मुझे लगता है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम जगहों पर भाजपा की समय जो रणनीति है वो एक सोची समझी रणनीति है। वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रही है और उसे विश्वास है कि जैसे है कि राजस्थान में उसको बड़ी जीत मिलेगी और छत्तीसगढ़ में और अगर मध्य प्रदेश में हार जाती है तो वो पूरा का पूरा शिवराज सिंह चौहान की जो उनकी स्कीम्स की या उनके पर्सनैलिटी की फटीक को जो भी हम कहें उसको ब्लेम करके कर लेगी। दरअसल वो भाजपा का उद्देश्य 2024 में बड़ी जीत अर्जित करना है और उसके लिए एक तजुर्बा, एक प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग जो है वो सीधा नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। स्लोगन भी यही है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। तो लोगों का सीधा एक उनका एक कनेक्ट है भी जो लोकसभा चुनाव में हमें नजर आता है, वो उसी को असेंबली में भी टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि ये हिंदी पट्टी, हिंदी हार्टलैंड की बात है और इस वजह से वो अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। कांग्रेस जो है अपना दांव जो है वो क्षेत्रीय नेताओं के भरोसे लड़ रही है, कमलनाथ के भरोसे लड़ रही है, भूपेश बघेल के भरोसे लड़ रही है, अशोक गहलोत के भरोसे लड़ रही है। वो जीते न जीते दोनों का स्टाइल बहुत अलग है। एक और बात मानक में कहना चाहूंगा, आंध्र के बारे में कही गई। आंध्र प्रदेश में जो 77, जब इमरजेंसी के बाद में 77 का चुनाव हुआ था, वहां कांग्रेस 42 में से 42 लोकसभा सीटें जीती थी और उसके बाद जो पूरा जो उसके बाद में 83 के बाद में जो जब वो उसका टीडीपी बनी, फिर टीडीपी का एक लंबी इनिंग रही, लेकिन उसके बाद फिर सन 2000 के बाद में कांग्रेस ने वहां बैक टू बैक 2-3 जो था चुनाव जीती, जो वाईएस राजशेखर रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री थे। 36 लोकसभा सीटें वहां कांग्रेस ने जीत के आई थी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वहां के उनका जनाधार नहीं, बहुत मजबूत जनाधार है। वो जनाधार जो था वो जो आंध्र का जो तोड़ा गया, 2 राज्य बने, पृथक राज्य बना तेलंगाना, जहां कांग्रेस को उम्मीद थी कि वहां उसको भारी समर्थन मिलेगा और उसके एक लंबा इतिहास है कि जैसे कैसे चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस से वादा करके उन्होंने कहा था कि अपनी पार्टी मर्ज कर लेंगे और अलग चले गए। अब वहां के लोगों का एक बदलाव, एक उनकी सोच बदली है और उस सोच में उन्हें भाजपा और कांग्रेस के बीच में वो कांग्रेस को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरा आकलन है आंध्र के बारे में। ओके, अनंत विजय, आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद नोटा पर जवाब देना चाह रहे थे आप। नहीं, नोटा पर मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मैं इस तरह की डिबेट में दूसरे व्यक्ति या दूसरे पैनलिस्ट के बयानों पर रिएक्ट नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम कहते हैं कि अपने शत्रकों को भारतीय जनता पार्टी ने हटा क्यों नहीं दिया, तो हम एक एकांगी विश्लेषण कर रहे होते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कि पद से तभी हटाया जाता है जब वो किसी पद पर होता है। आज कांग्रेस पार्टी में बहुत हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े नेता नहीं दिखाई दे, लेकिन जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ जाते हैं तो नेता खुद बड़ा हो जाता है। आज अगर रविंद्र सिंह को कहां से हटा देती भारतीय जनता पार्टी, किस पद से, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, वहां से हटा देते। शिवराज सिंह चौहान को एक बात मानी जा सकती है, वसुंधरा राजे के पास क्या पद था, उपाध्यक्ष बीजेपी की थी, क्या वहां से हटा दिया जाता? तो इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो विश्लेषण करते करते किसी पार्टी विशेष का या विचारधारा विशेष का विरोध या विचारधारा विशेष का मोह हमें एकांगी विश्लेषण करने की सड़क पे ले जाता है। और मुझे लगता है कि जब हम एकांगी विश्लेषण करने लगते हैं तो हमारा विश्लेषण थोड़ा दोषपूर्ण हो जाता है। होता है कभी कभी आवेश में, प्रसन्नता में या इस तरह की अवस्था में इस तरह के विश्लेषण हमारे से हो जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अभी हम भारतीय जनता पार्टी की कमियां या खूबियां गिना रहे हैं उसको हमें समग्रता में विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम एकांगी होते हैं हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जहां हमारा मोह दिखाई देता है। जैसे कि किसी पार्टी में किसी का पुत्र मोह दिखाई देता है, किसी पार्टी में किसी का व्यक्ति विशेष के प्रति मोह दिखाई देता है। और रही बात, अभी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि चुनाव हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और हम लोग अभी अनुमान उसी का लगाने बैठे हैं कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। अगर चुनाव के हारने जीतने से किसी नेता के बड़े होने या छोटे होने, ठीक है, कोई पार्टी शुरू हो रही है तो उनका नेता जरूर चुनाव हार रहा होता है, लेकिन वो संगठन तो लगातार जीत रहा होता है। और जब मैंने राहुल गांधी की बात की थी तो राहुल गांधी उस पार्टी के नेता थे जिसमें एक इतनी लंबी विरासत थी और इतना बड़ा उनका संगठन था। जब हम भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए हारने की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो पार्टी कितनी पुरानी थी या उनकी ऐसा था। मैं वही फिर से कहता हूँ, समग्रता में विश्लेषण होना चाहिए और समग्रता में विश्लेषण अगर आप देंगे तो इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे जिस निष्कर्ष पर हमारे संपादक जी पहुंच गए थे कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक जैसे हो गए। तो खैर आशुतोष जी की मतलब वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल वक्तव्य देते रहते हैं ताकि वो छेड़ते हैं सबको। अगर वो न छेड़े होते तो अभी इस तरह की बातें नहीं हो रही होती हैं। तो इसलिए वो कहते जरूर है कि उनके वक्तव्य को गंभीरता से लीजिए, पर ऐसे वक्तव्यों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तेंदुलकर की तरह, जैसे तेंदुलकर कभी कभी बॉलिंग करने आ जाता है ना, वैसे ही आशुतोष जी भी कभी कभी बॉलिंग करने चले आते हैं, तो चौंकाते हैं ऐसी बातें कर। तो आशुतोष सर की बातें चौंकाने वाली ज्यादा होती हैं, विश्लेषण से थोड़ा दूरी रहते हैं। ओके आशुतोष, क्लोजिंग कमेंट में आप ही को दे रहा हूं फिर, और थोड़ा सा इस पर भी बोलिएगा ना आशुतोष। देखिए नेता जो बड़ा होता है वो तो जनाधार, जनादेश ये जीतकर ही बड़ा होता है। अगर चुनाव नहीं जीता तो बड़ा कैसे होगा नेता, बताइए। देखिए विजय जी हमारे प्रिय मित्र हैं और हमने एक साथ न्यूज रूम शेयर किया है, तो इसलिए वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और चूंकि जानते हैं इसलिए जो बातें उन्होंने कही है उसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। चलिए ठीक है, टाइम खत्म हो गया। 30 सेकेंड राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकेंड्स। नहीं, मुझे मजा आ रहा था सुन के सबकी बातें, लेकिन ये सुन के और बहुत मजा आया आनंद की बात कि केवल मैं ही समग्रता की बात कर रहा हूं, बाकी सब अपने मोहग्रस्त हो गए हैं। तो ये मतलब थोड़ा दावा मुझे विचित्र लगा, क्योंकि फिर अपना मोह हमें ना दिखे और दूसरे से मोहग्रस्त दिखे तो फिर ये थोड़ी आत्मावलोकन की जरूरत सबको है। हम सबके साथ यह होता है, हम सबको अपनी अपनी हमारी पसंद नापसंद होती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक प्रकार का मोह ही है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं मोहग्रस्त नहीं हूँ। क्या मैंने ऐसा कहा? आशुतोष जी हैं, विजय जी हैं, आपका पूरा भाव ऐसा। एक मिनट अब आप बहुत बोल चुके हैं, अब सिर्फ मैं ये कह दूं कि आप सबको पता चल रहा था कि आप किस भाव से बोल रहे हैं। आपको भले ही लग रहा हो कि आप बहुत तटस्थ भाव से बोल रहे हो। अरे नहीं, देखिए मतभेद, मैं वही कहता हूं ना, इसीलिए जब ये 5 पंडितों की भविष्यवाणी हम करते हैं ना, बहुत मजा आता है। पंडित सिर्फ विजय जी है, मैं हम लोग पंडित नहीं है। चुनावी पंडित, राजनीतिक पंडित, बहुत मजा आता है क्योंकि सबका विश्लेषण, सबकी भविष्यवाणी अलग होती है, और जब एक दूसरे से मतभेद होता है तो भी देखिए क्या कटाक्ष होते हैं। बहुत मजेदार, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज आपके साथ ये शो करने में मुझे। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, न्यूज़ 24 पर खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय